हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और ये जो छठा चैप्टर है ये आवृतबीजी पादपों की एनाटॉमी यानी शारीरिकी से संबंधित है। देखिए, इसमें हम विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन कर चुके हैं, जैसे पादप ऊतक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पादप ऊतक तंत्र, फिर इसके बाद हमने पढ़ा जड़, तना एवं पत्तियों की आंतरिक संरचना। अब हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है द्वितीयक वृद्धि अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ। द्वितीयक वृद्धि ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। अब देखिए, द्वितीयक वृद्धि कहते किसे हैं? जो द्विबीजपत्री जड़ होती है और तने होते हैं, इनके अंदर पहले तो प्राथमिक वृद्धि होती है और उस प्राथमिक वृद्धि के रूप में लंबाई में वृद्धि, नई शाखाओं के अंदर वृद्धि। उसके पश्चात जब प्राथमिक वृद्धि होने पूर्ण हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो इनके अंदर पार्श्व विभजोतक पाया जाता है, उस पार्श्व विभजोतक के द्वारा द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो ये जो मोटाई में वृद्धि होती है इसको द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अब ये जो द्वितीयक वृद्धि है ये केवल द्विबीजपत्री पादपों में होती है। एक बीजपत्री जो जड़ है, एक बीजपत्री तना है, उनके अंदर कैम्बियम अर्थात एधा क्या है? एक प्रकार की पार्श्व विभजोतक ऊतक है, उसका विकास नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। अब द्विबीजपत्री जो पादप है उनके अंदर एधा अर्थात कैम्बियम का विकास हो जाता है। जड़ के अंदर प्रारंभ में नहीं होता है, लेकिन जब द्वितीयक वृद्धि होनी होती है तो उस समय ये एधा विकसित हो जाती है जाइलम और फ्लोएम के मध्य में, और ये बढ़ते हुए द्वितीयक वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है। जबकि तना जो होते हैं, तना के अंदर ये जो संवहन ऊतक होते हैं, संवहन पूल, ये वर्धी प्रकार के होते हैं, ऐसे खुले प्रकार के होते हैं। और खुले प्रकार के होने का मतलब है इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा जो है वो उपस्थित होती है। अब देखिए, हम द्विबीजपत्री जो पादपों में जो द्वितीयक वृद्धि होती है ये किस प्रकार की होती है? तो देखिए, इसमें दो स्टेपों में जाकर के ये पूरी होती है। एक तो होती है अंतः रंभीय द्वितीयक वृद्धि, और दूसरी होती है बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि। अब इनमें देखिए, पहले होती है अंतःरंभीय। अंतःरंभीय यानी रंभ वाला जो क्षेत्र होता है वो है परिरंभ से अंदर का ये जो भाग होता है जिसमें जाइलम, फ्लोएम, ये एधा आदि आते हैं, तो वो भाग होता है रंभ, स्टिल भाग होता है। तो उस यानी रंभीय क्षेत्र के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो तो कहलाती है रंभीय, अंतःरंभीय द्वितीयक वृद्धि। और जब ये हो जाती है तो उसके बाद में होती है बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि। अब देखिए, अंतःरंभीय द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है कि इसमें ये द्विबीजपत्री तना है
हम इसका रेखा चित्र बना रहे हैं। इसमें सबसे बाहर की तरफ की जो परत होती है उससे हम आधी चर्म कहते हैं, एज ए बाह्य त्वचा कहते हैं। इसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है, ये जो हाइपोडर्मिस है ये स्थूल कोण ऊतकों से बनी होती है। इसके नीचे सामान्य बलकुट होते हैं, ये सामान्य बलकुट है, और सबसे अंदर की है एंडोडर्मिस। तो इस तरह से ये स्तर होते हैं। अब देखिए यहां इसमें क्या है कि ये जो परिरंभ है ये छोटी छोटी पट्टिकाओं के रूप में होती है। ये परिरंभ जो है और ये बनी हुई होती है किसके द्वारा? इस दृढ़ ऊतकों के द्वारा बनी होती है, इस तरह से, जिनको स्क्लेरोकाइमा कहते हैं। इस तरह की संरचना है। अब देखिए इसमें यहां सम्मेन ऊतक जो है वो वर्धी प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम ऊतक है जो कि चालनी नलिका, सैकोशिका, फ्लोएम मृदूतक, फ्लोएम दृढ़ूतक आदि के द्वारा ये बने हुए होते हैं, इस तरह से। फ्लोएम है। अब इनके यहां इसमें क्योंकि सम्मेन पूल जो है वो संयुक्त होते हैं तो एक एधा की उपस्थिति होती है, कैम्बियम है ये कैम्बियम है। ये कैम्बियम है और इसके नीचे जाइलम ऊतक होता है। ये जाइलम है। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ, और मेटाजाइलम जो है वो पर्दी की तरफ होता है। ये जो संरचना है ये एक तरह से ये संवहन पूल है जो एक वलय के अंदर व्यवस्थित है। ये ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो इसमें ये तो है अंतःपूलीय एधा, अंतःपूलीय एधा, और इसमें यहां ये ऊतक होते हैं, ये ऊतक जो है विभजोतक हो जाते हैं और ये धीरे धीरे इस तरह से ये विभाजनशील हो जाते हैं। और इस तरह से ये अंतःपूलीय एधा होते हैं, अंतरापूलीय एधा। ठीक है। अब ये दोनों जो है ये आपस में मिल जाती है और एक बन जाती है संवहनी एधा वलय, संवहनीय एधा वलय। ठीक है। अब ये संवहनी एधा वलय जो होती है इसके द्वारा यहां अंदर की तरफ तो क्या किए जाते हैं, जाइलम बनाए जाते हैं अंदर की तरफ,
और ये जो जाइलम बनते हैं ये द्वितीयक जाइलम बनते हैं, जो प्राथमिक जाइलमों को अंदर की तरफ धकेलते हैं। और ये जाइलम जो है वो तेजी से बनते जाते हैं, तो ये अंदर का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा सघन हो जाता है। जबकि बाहर की ओर ये द्वितीयक, ये फिलायम बनाए जाते हैं। ये द्वितीयक फिलायम होते हैं। तो इस तरह से अंतररंभीय जो क्षेत्र होता है उसमें लगातार वृद्धि होती चली जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अंदर की तरफ का जो क्षेत्र है वो तो सघन होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक जाइलम को द्वितीयक जाइलम अंदर की तरफ धकेलता जाता है। साथ में ये जो द्वितीयक फ्लोएम बना है ये प्राथमिक फ्लोएम को परिधि की ओर बाहर की तरफ धकेलता है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए ये दबाव अंदर से बाहर की तरफ लगातार बढ़ता जाएगा तो ये तना जो है वो बीच में से फट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस दबाव को सहन करने के लिए, तैयार करने के लिए इसमें होने लग जाती है बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि होने लग जाती है। अर्थात अंतररंभीय वृद्धि, जो द्वितीयक वृद्धि है उसके लगातार होते रहने से अगली जो वृद्धि है जिसे हम कह सकते हैं बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि, वो प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि जब होती है, ये जो बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि होती है तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें ये जो क्षेत्र है ये बलकुट का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं, ये देखिए यहां ये कोशिकाएं बलकुट क्षेत्र की, ये कोशिकाएं विभजोतक हो जाती हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को कि जब अंतररंभीय द्वितीयक वृद्धि हो जाती है तो उसके दौरान अंदर से बाहर की तरफ दबाव बढ़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो बलकुट क्षेत्र की कोशिकाएं जो कि एक तरह से स्थायी कोशिका होती हैं, स्थायी ऊतक हैं, परंतु इनमें विभाजन की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है और ये विभाजन करने लग जाती है। ऐसे ये जो संरचना बनी है ये कहलाती है कॉर्क एधा। अर्थात कौन सी संरचना का निर्माण कर लेती है? कॉर्क एधा का। और ऐसी स्थिति में इससे क्या होता है कि ये कॉर्क एधा बाहर की तरफ भी कोशिकाओं को बनाती है और अंदर की तरफ की और भी कोशिकाओं को बनाती है। अंदर की तरफ जो कोशिकाएं बनती हैं इन कोशिकाओं को कहा जाता है द्वितीयक बलकुट। ध्यान से सुनिए कि जब अंतररंभीय द्वितीयक वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बलकुट क्षेत्र की जो स्थायी ऊतकों के द्वारा बनी हुई कोशिकाएं हैं, स्थायी कोशिकाएं हैं, उनमें विभाजन की क्षमता विकसित हो जाती है और वो बन जाती है कॉर्क एधा। और इनके द्वारा जो विभाजन होता है उससे अंदर की तरफ तो होती है द्वितीय बलकुट कोशिकाएं बनती है और बाहर की तरफ जो बनती है वो कॉर्क कोशिकाएं बनती है। ये बाहर की तरफ जो कॉर्क कोशिकाएं बनती है इनमें सुवेरिन जैसा पदार्थ या कह सकते हैं सुवेरिन पदार्थ जमा हो जाता है और ऐसी स्थिति में ये जल के लिए अपारगम होती हैं। तो ये जो कॉर्क एधा के जो बाहर का जो भाग है, परिधि का जो भाग है, ये मृत कोशिकाओं के द्वारा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक तरह से ये तो है, एक तो है कॉर्क जो बाहर की तरफ है, कॉर्क एधा जो विभजोतक है, और अंदर की तरफ जो बनती है वो द्वितीयक बलकुट बन जाते हैं। तो इस तरह से ये बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि होती है। अब देखिए यहां एक विशेष बात देखिए कि ये जो द्विबीजपत्री
पादप होते हैं, विशेषकर तने, इनमें क्या होता है कि ये जो द्वितीयक वृद्धि के दौरान जो बनने वाले काष्ठ हैं या जाइलम ऊतक हैं, इनमें क्या होता है कि शरद ऋतु में बनने वाले जो काष्ठ हैं वो छोटे साइज के होते हैं और बसंत ऋतु में बनने वाले काष्ठ जो है वो बड़े साइज के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक साल के अंदर एक बार बसंत और एक बार शरद, तो शरद ऋतु के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसे तो कहते हैं शरद काष्ठ, और जो बसंत ऋतु में जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसे कहते हैं बसंत काष्ठ। तो शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ दोनों ही परतों को संयुक्त रूप से एक साल में एक बनती हैं, तो इसे कहा जाता है वार्षिक वलय। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं वार्षिक वलय की, बात कर रहे हैं। एनुअल रिंग कहते हैं जिसे, वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। देखिए वार्षिक वलय क्या होता है कि जो बसंत ऋतु होती है उस ऋतु में ये जो ऐदा होती है वो ज्यादा सक्रिय होती है, तो इसमें जो काष्ठ बनती है उसको कहते हैं बसंत काष्ठ, जो कि बड़े साइज की यानी बड़े आकार की होती हैं और संख्या में भी जाइलम जो होते हैं वो अधिक बनते हैं। जबकि शरद ऋतु में जो बनते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, कम संख्या में होते हैं, तो उसको कहते हैं शरद काष्ठ। तो एक तो होता है बसंत काष्ठ और एक होता है शरद काष्ठ, और इन दोनों की एक एक वलय बनती है। तो एक तरह से एक साल में एक वलय का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि इसमें ये वलय बन रही है, तो इसमें ये वलय जो है इस तरह से बनती है, तो इनको तो हम कह सकते हैं शरद काष्ठ, और ये बीच का जो है इसको कह सकते हैं बसंत काष्ठ। तो ये एक एक साल में एक एक वलय बनती है। तो इस प्रकार की जो वलय बनती है इसको कहते हैं वार्षिक वलय। तो किसी भी वृक्ष की हमें अगर आयु की गणना करनी होती है तो उसमें इन वार्षिक वलयों को गिन लिया जाता है और उसके आधार पर उस वृक्ष की आयु का निर्धारण कर लिया जाता है। तो ऐसा करना यह कहलाता है वृक्ष काल अनुक्रमण। वृक्ष काल अनुक्रमण अर्थात इन वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर पादपों की आयु की गणना की जाती है। मान लीजिए किसी वृक्ष की तने के अंदर 50 वलय हैं तो उसकी वार्षिक आयु कितनी होगी? 51 वर्ष होगी, क्योंकि पहली साल तो वार्षिक बनी नहीं है, क्योंकि पहली साल तो प्राथमिक वृद्धि हुई है, और 50 उसमें वार्षिक वलय, यानी टोटल उस वृक्ष की आयु जो होगी वो कितनी साल होगी? 51 वर्ष होगी। तो इस तरह से ये वृक्षों की वार्षिक वलय को गिन करके और उसके आयु की गणना कर ली जाती है। अब देखिए यहां कह सकते हैं कि एक तो होती है वाहिका विहीन काष्ठ, जिसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं, इसको वाहिका विहीन काष्ठ होती है, उसको कहते हैं अरंध्री काष्ठ। अरंध्री काष्ठ कहते हैं। और जिनमें वाहिका होती है उसको कहते हैं रंध्रीय काष्ठ। तो दो तरह की काष्ठ होती है, एक तो होती है अरंध्री काष्ठ, तो ये तो वो है जिसमें वाहिका विहीन होती है, और दूसरी होती है रंध्रीय काष्ठ, जिसमें वाहिका उपस्थित होती है।
अब देखिए यहां एक और बात है, अंत्य काष्ठ एवं रस काष्ठ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो वार्षिक वाले तो समझ गए आप इस तरह से। अंत्य काष्ठ व रस काष्ठ। देखिए अंत्य काष्ठ को कहते हैं हार्ड वुड और रस काष्ठ को कहते हैं सैप वुड। अंत्य काष्ठ क्या होता है कि जब किसी भी पादप के तने में द्वितीयक वृद्धि होती है तो उसका जो मध्य का भाग है, जैसे ये तना है और इसका ये जो बीच का भाग है, जहां लगातार द्वितीयक वृद्धि हो रही है, ये जो भाग है ये वाला, ये अत्यधिक सघन क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र, ये भाग जो है अत्यंत सघन क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि यहां द्वितीयक और प्राथमिक जाइलम की उपस्थिति होती है। इन कोशिकाओं में टेनिन है, रेजिन है, गोंद है, मोम है जैसे पदार्थों का जमाव होता है, मृत ऊतक होता है। तो ये जो भाग है इसको कहते हैं अंत्य काष्ठ, और ये ही हार्डवुड है। यानी अगर हम फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं तो इस भाग का ही करते हैं, हार्डवुड का। जबकि इसके पास में जो वैसा भाग है जो एक प्रकार से कोमल भाग है, इसको कहते हैं रस काष्ठ। ठीक है, तो एक तरह से जब तने के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है उसके पश्चात में तने का जो केंद्रीय भाग है जो कि अत्यधिक कठोर होता है, भूरे रंग का होता है, ठोस होता है, उसे अंत्य काष्ठ कहते हैं। और फर्नीचर आदि बनाने के लिए इस अंत्य काष्ठ का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जाइलम होते हैं। और इसमें इसके अलावा देखिए इसमें अंत्य काष्ठ की जो कोशिकाएं होती है, टेनिन है, रेजिन है, गोंद है आदि की उपस्थिति होती है, और ये एकदम कठोर और मजबूत भाग होता है। ठीक है, और यांत्रिक सपोर्ट जो है वो इसी भाग के द्वारा होता है। जैसे अगर कोई लकड़ी से हम तने से जब फर्नीचर आदि बनाते हैं तो ऊपर ऊपर के भाग को तो हटा देते हैं क्योंकि वो भाग मजबूत नहीं है, केवल अंदर का भाग ही मजबूत होता है। और इसमें रेजिन, गोंद और टेनिन इस तरह के पदार्थ होते हैं, वो इसको सूक्ष्म जीवों से बचाने का कार्य करते हैं। अब इसके पश्चात जो पर्दीय जो भाग है, ये पर्दी वाला भाग है, ये जिसमें द्वितीयक जाइलम या एक प्रकार से द्वितीयक बलकुट वगैरह होते हैं। तो ये जो पर्दीय भाग है जो कि एक तरह से हल्के रंग का होता है, ये कहलाता है रस काष्ठ कहलाता है। और इसमें जीवित मृद ऊतकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जल का ये संवहन करने का कार्य करता है। तो ये है अंत्य काष्ठ एवं रस काष्ठ। इसके अलावा एक होते हैं बातरंध्र, लेंटिकल्स कहा जाता है, बातरंध्र। देखिए बातरंध्र क्या होता है कि जब द्विबीजपत्री पादपों में तने के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है तो उस समय कुछ क्षेत्रों में जो कार्क एदा है, कॉर्क एदा है, वो मृदूतकीय कोशिकाओं का निर्माण करने लग जाती है, यानी एक तरह से कमजोर कोशिका बनाती है। तो उन स्थानों पर क्या होती है कि जो बाह्य त्वचा है वो फट जाती है। दोबारा सुनिए, कॉर्क एदा के द्वारा मृदूतकीय कोशिकाएं रह जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बाह्य त्वचा फट जाती है और दरार बन जाती है। और ये दरार रूपी जो लेंस जैसी दरारें बन जाती है, इस तरह से, जैसे ये तना है और इस पर इस तरह की दरारें बन गई हैं यूं। तो इस तरह की जो संरचना होती है उनको कहते हैं बात रंध्र। बात का मतलब वायु, रंध्र यानी गैसों का आदान प्रदान करने वाले रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से बाहर वातावरण से और पौधे के आंतरिक भागों में गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं। और इस तरह से बाष्पीभवन की क्रिया इनके द्वारा कुछ मात्रा में होती है, तो उसे हम कहते हैं बातरंध्रीय बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 काफी दिन से चल रहा था, ये आज पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित आज होमवर्क नोट कर लीजिएगा।
देखिए आप होमवर्क को करिए, करते नहीं है तो देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले द्विबीजपत्री तने में कॉर्क एधा का निर्माण किस क्षेत्र की कोशिकाओं से होता है? यानी कौन से क्षेत्र की कोशिकाएं जो है वो कॉर्क एधा का निर्माण करती हैं। दूसरा प्रश्न है वार्षिक वलय किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं वार्षिक वलय दो अलग अलग कास्ट जो होती है वो एक वर्ष में अलग अलग साइज की होती है, उसके आधार पर ये वार्षिक वलय बनती है। तीसरा प्रश्न है अंत्यकाष्ठ किसे कहते हैं? और चौथा प्रश्न है रस काष्ठ किसे कहते हैं? और एक और छोटा सा प्रश्न ले लेता हूं, वातरंध्र क्या है? ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और अब तक ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जिसमें हम कई प्रकार की एनाटॉमी संरचना के बारे में हमने पढ़ा है, ये आज पूरा हो जाता है। अब हम कल से अगला चैप्टर चालू करेंगे जो कि एक प्रकार से प्राणियों की जो आंतरिक संरचना, ये यानी ये तो थी पादपों की एनाटॉमी और वो है प्राणियों की एनाटॉमी, जो कि काफी बड़ा चैप्टर है। उसमें मेंढक के बारे में, कॉकरोच के बारे में, केंचुए के बारे में, आदि जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और आप घर में रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और किसी भी प्रकार की अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, ओके।